नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? बड़ी बड़ी विकास की बातें की थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, मेरे स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई। लेकिन बारिश में हुआ क्या? स्मार्ट सिटी के अंदर पानी जिस तरह से लोगों के घरों में भरा, उसने साफ कर दिया कि स्मार्ट सिटी की कल्पनाएं हवा हवाई हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो सत्ता की आड़ में, जो सरकार की आड़ में छुप जा रहा है। क्या है पीडीए की पाठशाला का सच, और ट्रंप आखिर क्यों धमका रहे हैं? अभय दुबे जी से इन तमाम मुद्दों पर मैंने बातचीत की है। सीधे ले चलता हूं अभय दुबे जी के पास। पहले 4 PM यूपी को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM यूपी पर आपका स्वागत है अभय दुबे जी। उत्तर प्रदेश में जहां बड़े-बड़े स्मार्ट सिटी दिखाई देने चाहिए थे, 2014 में मोदी जी ने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे स्मार्ट सिटी थे। जरा सी बारिश हुई या थोड़ी तेज बारिश हुई और सारे स्मार्ट सिटी डूब गए हैं। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है कि बाढ़ की विभीषिका है और सारी भाजपा पूरी सरकार गायब है। प्रयागराज में एक दरोगा जी का वीडियो वायरल हो रहा है। शर्म आ रही है देखकर। दरोगा जी के घर पे पानी घुस गया। दरोगा जी उसमें फूल और दूध चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि गंगा मैया बड़ा एहसान हो कि तुम मेरे घर पे आ गई। मतलब ऐसा ऐसा लोगों ने विश्वास कर दिया है। पूरा प्रयागराज ऐसा लग रहा है टापू बन गया है कहीं। वाराणसी में जल भराव हर तरफ दिखाई दे रहा है। कोई व्यवस्था ही नहीं इतने सालों में, 7 सालों में सरकार की, कि ये महानगरों का ड्रेनेज। लखनऊ जैसे शहर में कोकरेल का नाला, उस पे बच्चा बह के गिरा और बह गया बच्चा। इतनी लापरवाहियां सरकार क्यों करती है? बाढ़ आती है, पता चलता है, उससे पहले भाई ही देखिए, व्यवस्था क्यों? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, उससे लगता है वो सब लोग सनातन की रक्षा में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति सनातन की रक्षा में लगा हुआ है, हर प्रवक्ता सनातन की रक्षा में लगा हुआ है। हम सब लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं। आप खासतौर से सनातन का बहुत ज्यादा अपमान करते हैं। मैं भी सनातन का को अपमानित करता हूं। तो हम लोगों के इन कुकर्मों के मुकाबले ये लोग लगातार सनातन की रक्षा में लगे हुए हैं। अब बाढ़ आ रही है, स्कूलों की छतें गिर रही हैं, प्लास्टर गिर रहा है, बच्चों के सिर फट रहे हैं। इस सबसे कोई मतलब नहीं है। जो जो अफसरशाही है उसने पूरे उत्तर प्रदेश में लूट मार मचा रखी है। इस सबसे कोई मतलब नहीं है। सबको सनातन की रक्षा करनी है। सब लोग सनातन की रक्षा में लगे हुए हैं और सनातन की रक्षा करना उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, सांस्कृतिक कर्तव्य है। इस कर्तव्य की जब वो पूर्ति कर रहे हैं, आपको उसमें दिक्कत हो रही है। आप उसमें सवाल उठा रहे हैं बाढ़ का। जैसे बाढ़ आई वैसे उतर जाएगी। सही बात है। हाँ, बह गया बच्चा, बह गया। बह गया बच्चा, बह गया, सिर फट गया, देखा सही जाएगा। बात है, बिल्कुल हाँ। सही बात है। इसीलिए सरकारें इस तरह विकास के आप कार्यों देखिए, पे जिस ध्यान। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ हुआ, उस प्रयागराज में आपके ऊपर आप उसमें बाढ़ बाढ़ में आप कमियां निकाल रहे हैं, बाढ़ की वजह से कमियां निकाल रहे हैं। ये आप आप सनातन के दुश्मन है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि अगर मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं खतरे में हूँ मैं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा आजकल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो है पीडीए की पाठशाला। स्कूल बंद कर दिए गए थे, मर्ज कर दिए गए थे, बड़ा बवाल हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने पाठशाला लगानी शुरू कर दी पीडीए की। उसमें जो पाठ पढ़ाए जाने लगे, उस पे सरकार बिफर गई। एक आध विधायक पे भी एफआईआर हो गई, बाकी लोगों पे एफआईआर हो गई। लेकिन ये मुद्दा इतना गर्म हो गया कि सरकार को काफ़ी बैकफुट पे आना पड़ा स्कूलों के मर्ज-वर्ज को लेकर। आपका क्या राय है इसके बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व परिघटना लंबे अरसे से चल रही है। उत्तर प्रदेश में बच्चों के 25,000 स्कूल बंद हो गए हैं और वो सरकार ने बंद किए। उसके पीछे तर्क ये है कि जिस स्कूल में 50 बच्चे आते हैं या उससे कम बच्चे आते हैं, उस स्कूल को खत्म कर दिया जाएगा। उस स्कूल को ज्यादा बड़े स्कूल में ज्यादा बच्चे जाते हैं उसके साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, उसके अंदर जोड़ दिया जाएगा स्कूल। अब आप ये सोचिए कि जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या कहता है। सारे देश में जितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उसके 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 67% बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। ये हालत है। और उसके 40% बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का, कम से कम प्राथमिक शिक्षा है, उसका ढांचा पूरी तरीके से गिर गया है। मोदी जी लगातार सनातन की रक्षा में व्यस्त हैं। योगी जी लगातार सनातन, मुख्यमंत्री महोदय लगातार सनातन की रक्षा में व्यस्त हैं। जो
शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो जब ये बात आंकड़ा प्रकाश में आया तब वो एकदम कहने लगे कि नहीं, अब हम जो मर्जर की गतिविधि हो रही थी, इस गतिविधि को अब रोकेंगे जहां पर 50, जबकि कायदे से नई शिक्षा नीति के मुताबिक और संविधान के मुताबिक ये उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है कि जिस स्कूल में 50 बच्चे या उससे कम आते हैं वहां पर बच्चों को वो कोशिश करके लाएं, प्रयास करें, शिक्षकों से कहें कि आप बच्चों को भी लाइए, ये भी आपका दायित्व बनता है। ये स्थिति, ऐसा कोई काम नहीं किया गया। बच्चों के लिए जो ड्रेस, किताबें जो भी व्यवस्था सरकार करती है अपनी तरफ से मुफ्त की, वो जो जब सत्र शुरू होता है उस वक्त आनी चाहिए, वो सितंबर में जाके कहीं बच्चों को मिलती हैं और उनमें बांटी जाती हैं। तो जो शिक्षा व्यवस्था के लिए जो कोशिश करनी चाहिए, जो उनका दायित्व है, इस दायित्व का निर्वाह दरअसल कोई भी नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी, आप समझ लीजिए क्या होने वाली है। सही बात है, शिक्षा से तो दूर कर देंगे। बाबा साहब ने कहा था कि एक तरफ मंदिर की घंटी हो। जहां तक पीटीए की पाठशाला का सवाल है, जब स्कूल बंद होते हैं तो गरीब आदमियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो निजी क्षेत्र में जो स्कूल खुल रहे हैं उनमें अपने बच्चे पढ़ाएगा। उसके पास तो पैसे नहीं है। तो अखिलेश जी ने इस बात को भांपा है, उन्होंने पीडीए की पाठशालाएं शुरू कर दी हैं। तो अब हो सकता है कि कई जगह कुछ इस तरह की बातें वहां उत्साह में पढ़ाई गई हों जो नहीं पढ़ाई जानी चाहिए थी, उसके आधार पर एफआईआर वगैरह दर्ज हो रही है, दमन हो रहा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने वहां पीडीए की पाठशालाएं शुरू की। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये लेकिन ये इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, इससे नुकसान कितना होगा। ये सवाल तो मेरे मन में भी है, मैं पूछता भी हूं। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो लखनऊ के ही हैं, टीवी पे आते हैं, कल इत्तेफाक से सामने भी पड़ गए, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है क्या संघ नहीं देख रहा है? क्या मोदी जी और अमित शाह नहीं देख रहे हैं? वो उनमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? तो वो बोले कि बात तो आपकी सही है, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग चर्चा भी करते हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, जब उनसे ये कहा जाता है कि भाई आप कुछ कीजिए, आप कुछ हस्तक्षेप कीजिए, बोले हम क्या हस्तक्षेप करेंगे, अभी हम हटा दिए जाएंगे, हम जिन जिन लोगों को कहीं लगाएंगे उनको भी हटा दिया जाएगा, तो मेरा क्या मुंह रह जाएगा। वो भी कुछ नहीं करना चाहते, न संगठन कुछ करना चाहता है, न सरकार कुछ करना चाहती, न संघ परिवार कुछ करना चाहता है, न संघ कुछ करना चाहता है। इन्हीं तीनों के हाथ में उत्तर प्रदेश है। सही बात है। उत्तर प्रदेश के अलावा अगर देश की बात करें तो ट्रम्प फिर कह रहे हैं कि तेल जो है रूस से खरीद के सस्ते देश में और महंगे देश में रेट पे बेच के और भारत मुनाफा कमा रहा। फिर धमकी, ये ट्रम्प बार बार धमकी क्यों दे रहे हैं? देखिए, ट्रम्प को ये मालूम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात से होने वाली आमदनी पर आधारित है। 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था और भारत में उदारीकरण हुआ था, तब भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यातोन्मुख विकास, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था बना दी गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था जितना निर्यात करेगी उतना उसकी आमदनी बढ़ेगी और उसका विकास होगा। इसीलिए वो चाहते, जब कहते हैं कि भारत के निर्यात के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे तो इनके ऊपर दबाव पैदा होगा, इनमें बेचैनियां पैदा होंगी। बिल्कुल सीधी बात है। ये है जो अर्थव्यवस्था लोकल लेवल के कंजम्पशन पर आधारित, चीन की अर्थव्यवस्था है, निर्यात भी करते हैं, लोकल लेवल का कंजम्पशन भी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही देख लीजिए, अमेरिका बहुत सारा माल एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन अमेरिकी नागरिक जो है वो बड़े पैमाने पर कंज्यूम करता है। अमेरिकी नागरिक बाजार में निकलता है तो खूब खर्च करता है, क्योंकि उसकी पर कैपिटा आमदनी बहुत जबरदस्त है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर कैपिटा आमदनी पूरे साल में अगर $2250 की होगी, तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि वो खर्च क्या करेगा बंदा। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। अब यहाँ के अमीर आदमी के पास भी 1.5 करोड़ रुपए ही है केवल, जो न्यूनतम अमीर है उसके पास 1.5 करोड़ रुपए आए केवल। बिल्कुल ठीक बात है। संसद सत्र जब से शुरू हुआ केवल 2 दिन चल पाया, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर।
विपक्ष ने हंगामा किया कि वो करना भी चाहिए कि बिहार का एसआईआर का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, कि अचानक चुनाव से पहले चुनाव आयोग जिस तरह एक्टिव हुआ और अब तक जितने देश के चुनाव हुए हैं उसमें चुनाव आयोग की जो जो भूमिका सामने आई है वो कम संदिग्ध नहीं रही है। और हंगामे के कारण हर बार विपक्ष स्थगित, विपक्ष के हंगामे के कारण सरकार कहती है हम सदन चला नहीं पा रहे हैं, जबकि सदन चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसी का कर्तव्य है भाई। जो गतिरोध है वो संसदीय कार्य मंत्री होते ही इसीलिए कि विपक्ष से बात करें और एक बीच का रास्ता निकालें। क्या इस पार्टी में 2014 के बाद से संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका खत्म हो गई है या फिर सारी भूमिकाएं मोदी जी ने खुद ही रख ली हैं और वो विपक्ष से बात करना नहीं चाहते? तो क्या संसद ऐसी हंगामे से खत्म हो जाएगी? कोई रास्ता, ठीक सा रास्ता निकल पाएगा या नहीं? देखिए, बड़े बड़े कुशल और अच्छे नेता संसदीय कार्य मंत्री हुए हैं और उनके जमाने में बहुत आराम के साथ विपक्ष से बातचीत होती थी। ऐसे तमाम मसलों के ऊपर जो बहुत ही विवादित होते थे उनके ऊपर भी कोई ना कोई रास्ता निकल आया करता था, संसद चलती थी, संसद में सकारात्मक बहस होती थी। यहाँ समस्या दूसरी है, यहाँ संसदीय कार्य मंत्री दरअसल केवल नाम मात्र के लिए है। अब किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं। आप ही बताइए किरण रिजिजू की क्या हैसियत है कि वो विपक्ष के नेताओं के साथ में बातचीत करके कोई रास्ता निकालें? क्या वो मोदी जी ने उनको इस प्रकार की कोई अथॉरिटी दी है? भाई आपको संसदीय कार्य मंत्री को अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना पहले कोई, कि अगर वो कुछ कह आए, वो विपक्ष को कोई आश्वासन दे सके। कोई अथॉरिटी नहीं है। विपक्ष ये अच्छी तरीके से जानता है कि जो पीठासीन अधिकारी बैठा हुआ है, जिसको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा में भी सभापति बोलते हैं, यहाँ जो स्पीकर बोलते हैं, ये पीठासीन अधिकारी ही हमको सवाल नहीं पूछने देगा। राहुल गांधी शिकायत करते रहते हैं, भाई मैं विपक्ष का नेता हूं लेकिन हमको बोलने नहीं दिया जाता। इनका काम ही है केवल हमको चुप कराना। धनखड़ साहब तो इस्तीफा देकर निकल लिए, लेकिन धनखड़ साहब का क्या काम था? धनखड़ साहब का काम ही ये था कि विपक्ष जैसे ही बोले उनको चुप कराने लगना, और वो सरकार से पहले ही विपक्ष की बातों का जवाब देने लगते थे। ये हालत थी। तो इस तरह के पीठासीन अधिकारी, अब हरिवंश नारायण जी जो हैं, एक जमाने में प्रभात खबर के संपादक हुआ करते, तब मेरी उनसे एक बार मुलाकात भी हुई थी। तब से अब तक उनकी गंगा जमुना बहुत ज्यादा बह चुकी है और पता नहीं है कि अब वो क्या से क्या हो गए हैं। अच्छा, अब आप ये सोचिए, जब इस तरह के पीठासीन अधिकारी हैं, उस वक्त विपक्ष इन लोगों से क्या उम्मीद करे? अच्छा, अब जहां तक बिहार में जो सघन मतदाता सूचियों के सघन पुनरीक्षण का मामला है, आप जरा सोचिए कि सबसे बड़ा इसमें प्रश्न ये है कि आखिरकार ये क्यों करवाया जा रहा है? अभी अभी जनवरी के अंदर मतदाता सूचियां दोबारा तैयार हुई थी, मतदाता सूचियों में संशोधन हुआ था और उस पर चुनाव आयोग ने अपनी मोहर लगाई थी। अच्छा, तब ये जो अभी करीबन इतने लाख लोगों का देहांत हो गया, इतने लोगों की दोबारा दो बार उसमें नाम आए इतने लोगों के, या इतने लोग अपने पते पे, अस्थायी पते पे उपलब्ध नहीं है। क्या राजीव कुमार जी ने इन चीजों को नहीं खोजा था? राजीव कुमार जी इस वक्त मुख्य चुनाव आयोग थे, उन्हें ये चीजें उस वक्त खोजनी चाहिए थी। अच्छा, अब आप देखिए, ये कहते हैं कि हम विदेशी नागरिक घुसाए हैं बिहार में, हम उनको मतदाता सूची में घुस गए हैं साजिश करके, हम उनको हटाना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने जितने मत काटे हैं मतदाता सूची में से, उनमें एक भी विदेशी नागरिक नहीं है। चुनाव आयोग ने अभी उस कैटेगरी का जिक्र ही नहीं किया है कि वहां कोई विदेशी नागरिक है। अब आप सोचिए, सीमांचल का जो पूरा इलाका है, जो 4 जिले इसके अंदर आते हैं, इन 4 जिलों में ज्यादातर मुसलमानों की आबादी है। ये इलाका बांग्लादेश से, इसकी सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है ही नहीं, इसकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। नेपाल तो मुसलमानों के लिए जाना नहीं जाता। अच्छा, और 2024 में शेख हसीना की सरकार का तख्ता उलटने से पहले जो नेपाल, जो बांग्लादेश की जो पर कैपिटा आमदनी थी, वो भारत से 4 गुना थी, क्योंकि वहां पे एक टेक्सटाइल बूम आया हुआ था। तो कोई बांग्लादेशी जो 4 गुना आमदनी का भोग कर रहा है, वो भारत में घुसपैठ क्यों करेगा? सही बात है। यहां पर क्यों घुसपैठ करेगा? मरना उसे, क्यों घुसपैठ करेगा? अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा जो घुसपैठ करेगा। यही कारण है कि सीमांचल के 4 जिलों के उन्होंने 1.5 सवा 1.5 लाख वोट काट दिए उन्होंने मुसलमानों के, ये सही बात है, लेकिन उनमें कोई भी ये कह के नहीं काटा कि ये बांग्लादेशी है।
वो वोट जो काटे गए हैं उन पे भी बहस होनी चाहिए, उन पे भी आपत्तियां दर्ज होनी चाहिए, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं उससे नहीं इनकार कर रहा हूं, लेकिन उनमें कोई बांग्लादेशी नहीं है। अभी तक ज्ञानेश कुमार जी ये नहीं कह पाए कि बिहार में कोई उन्हें बांग्लादेशी मिला है, जबकि एसआईआर करवाने में मुख्य तर्क ये था कि बांग्लादेशियों को हटाना है यहां से, यहां घुसाए हैं बांग्लादेशी। ये जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, आप इनको देखिए, इन्होंने तर्क ये दिया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ये लाइनें इस बात का सबूत हैं कि बांग्लादेश तमाम वोटरों में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसाए हैं। लेकिन अभी तक तो कोई बांग्लादेशी निकला नहीं, एक पूरा पहला चरण खत्म हो गया है। 65 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। उन 65 लाख लोगों के नाम काटने के उनमें कोई बांग्लादेशी नहीं मिला। तो जिसको ये जो शरूफा था बांग्लादेश का, इसका पर्दा पूरी तरीके से फाश हो चुका है। इन सवालों पे संसद में बहस होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, होनी चाहिए। लेकिन है कि जब ये इन सवालों में बहस होनी शुरू होगी तो विपक्ष सबसे पहले खड़े होकर पूछेगा बांग्लादेशी कहां है। सरकार क्या जवाब देगी? अगर चुनाव आयोग कह देता भाई 10-5 बांग्लादेशी मिले हैं, 100-200 मिले हैं, 1000-500 मिले हैं, तो कम से कम कहने के लिए होते कि इतने बांग्लादेशी थे, हमने निकाल दिए, देखिए। अच्छा, और अगर सारा फोकस सीमांचल के इलाके पे ही था कि भाई यहाँ पे बांग्लादेशी घुसाएंगे, तो पूरे बिहार में कराने की क्या जरूरत थी? उन 4 जिलों में ही करा लेते। हाँ, फोकस तो वहीं रख के काम चल जाता। लेकिन मकसद तो बांग्लादेशियों के नाम पे मुसलमानों को मैसेज देना था ना कि हम पूरे देश में ये करेंगे। देखिए, आप असली, मैं तो ये कहता हूं कि अभी तक इन्होंने जो किया वो किया, और उसके ऊपर जम के आंदोलन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ और ये जनवरी में आपके चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कर पाया था। ये तो कोई, इसमें क्या मुश्किल बात थी पता लगाना कि कितने वोटरों का देहांत हो गया है? इसके लिए एसआईआर करने की क्या जरूरत थी? इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है भाई। भाजपा के समर्थक पत्रकार भी पूछ रहे हैं इसमें, अगर यही पता लगाना था, समर्थक पत्रकार, मेरी बातचीत हुई, वो कहते यही पता लगाना था तो कई ऐप होते हैं, कई चीज होते हैं, उनके जरिए पता लग जाता है कौन मर गया कौन नहीं मर गया। किसी व्यक्ति के नाम 2 बार है, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान काम है। हाँ, और क्या, सारी वोटर लिस्टें डिजिटलाइज है। आप चाहें तो उस ऐप, इस तरह के डबलिंग पकड़ने वाले जो ऐप हैं, उनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि 2 नाम किस व्यक्ति के इसके अंदर हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अभय जी कि पूरी दलील है ना, पूरी दलील ही फर्जी है। ये दलील क्यों है? इसका मैं, मेरे समझ में जो कारण है वो बताता हूं आपको, और मैं, ये जरूरी है कि 4 PM के दर्शकों तक ये बात पहुंचे। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ नए मतदाता राजीव कुमार जी ने बिहार की जो मतदाता सूचियां हैं उनमें स्मगल किए, उनके अंदर पहुंचाए 1 करोड़ नए मतदाता। इनका मानना यह था कि 1 करोड़ नए मतदाताओं से बिहार में इस बार एनडीए जो है स्वीप कर देगा, झाड़ू मार देगा पूरे चुनाव के ऊपर। लेकिन जब चुनाव नतीजा आया तो पाया कि ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने सीटें जीती, कांग्रेस ने भी सीटें जीती, CPI-ML ने सीटें जीती, उन लोगों ने तो वो बिहार में तो 100% रिजल्ट रहता था इनका, रिजल्ट घट गया रिजल्ट। तो ये लोग चौंके, इनको लगा कि वो मतदाता डालने से भी काम हमारा नहीं बना, इसलिए अब एसआईआर की जा रही है। एसआईआर जो की जा रही है इसलिए की जा रही है कि अभी विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से इनको हरा देते। अगर वो 1 करोड़ मतदाता नहीं डाले गए होते उसमें, तो उस बिहार की सारी सीटें हार जाता एनडीए, गारंटी से कहता हूं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वो नहीं आए होते तो बिहार में झाड़ू से लग जाते। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, शुक्रिया, थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी, आपने पूरी बातचीत सुनी। आपका क्या सोचना है विषय में, आप कमेंट जरूर करिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।